स्वागत है मित्रों, आप सभी का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और पिछला लेक्चर जो है हमने कंप्लीट किया था राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, यानी हमारा आपातकालीन प्रावधान का चैप्टर अभी चल रहा है और उसके अंतर्गत हमने 2 लेक्चर जो है चर्चा में लिए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, यानी 2 भाग मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताए हैं। तो आज हम फ्रेंड्स से चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, यानी पहले 2 वीडियोज़ के अंतर्गत मैंने आपसे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की थी, जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, उन सभी की मैंने आपसे चर्चा की। और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन की, यानी राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति शासन आप लगा सकते हैं और राष्ट्रपति शासन को कैसे कैसे आलोचकों के द्वारा जो है गलत बताया जाता है, उन सभी की आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं। और हाँ मित्रों, जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया जो है आप उन पहले वाले लेक्चर्स को देखिए जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मैंने आपसे जो है चर्चा की। तो उन सभी को आप ज़रूर देखिए क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक जो है बहुत ही हाईलाइट टॉपिक रहता है और अधिकतर एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक्स के जो है क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, कह रहा है राष्ट्रपति शासन के बारे में कि आरोपण का आधार, यानी कौन सी परिस्थिति वो होगी कि जिसमें हम जो है राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो कह रहा है अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे और कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रीय सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है और यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 355 जो संविधान में दिया गया है उसमें जो है कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं ताकि जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को जो है संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए कह सके, यानी राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वे संविधान के अनुसार ही काम करे। लेकिन मित्रों, मान लीजिए कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो उस स्थिति से निपटने के लिए जो है कुछ प्रावधान जो है हमने संविधान में ऐसे किए हैं कि उस परिस्थिति से हम जो है निपट सकें। तो उसी की यहाँ चर्चा कहते हैं कि अनुच्छेद 356 में हमने जो है राष्ट्रपति शासन का जो है संदर्भ बताया है कि राष्ट्रपति शासन जो है हम संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए, यानी संविधान के अनुसार राज्य की सरकारें काम न करे, तो हम उक्त परिस्थिति में उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और यह कह रहा है कि हम जो है राष्ट्रपति शासन को राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। यानी मित्रों, अगर किसी भी एग्जाम में आपसे राष्ट्रपति शासन के शब्द के स्थान पर, यानी जहां राष्ट्रपति शासन का शब्द का उपयोग न करके राज्य आपात या राष्ट्रीय संवैधानिक आपातकाल का अगर उपयोग करें तो आप समझ जाएगा मित्रों कि वो जो है राष्ट्रपति शासन की ही वहाँ बात कर रहा है। आगे फ्रेंड्स, कह रहा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जाता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही उल्लिखित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में। यानी मित्रों, मैंने आपसे एक अध्याय में जो है पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 2 अनुच्छेदों का उपयोग करके हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो उसी की यहाँ बात की जा रही है कि हम जो है अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 इन दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 356 में हमने क्या प्रावधान किया है तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है कि यदि वह आश्वस्त हो जाए कि वह स्थिति आ जाए कि राज्य सरकारें अब संविधान के प्रावधान के अनुसार जो है नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उसे जो है उस राज्य में जो है दूसरे ढंग से प्रतिक्रिया कर सकता है। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई राज्य की सरकार ये कह दे कि नहीं, मैं तो संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलूँगी, तो उसी परिस्थिति में फिर राज्य का जो राज्यपाल है वो रिपोर्ट करेगा किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उस परिस्थिति में उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देगा और उस राज्य की जो विधानसभा है उसको वो भंग कर देगा। तो भंग अगर विधानसभा ही हो गई तो फिर तो जो है मंत्रिपरिषद और जो मुख्यमंत्री है वो बने नहीं रह सकते। तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है। आगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद 365 में हमने क्या प्रावधान किया तो कहते हैं
कि अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल हो जाए तो राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले और अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। यानी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 356 की तो हमने बात की क्या कि संविधान के प्रावधान के अनुसार सरकार नहीं चलेगी, लेकिन अनुच्छेद 365 में क्या कह रहा है कि अगर मान लो केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को कोई निर्देश दिया और राज्य की सरकार ने उस निर्देश को नहीं माना तो उस परिस्थिति में क्या करेगी केंद्र सरकार? तो उस परिस्थिति में जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो जो है ऐसे परिस्थिति में जो है ये करेगा कि उस राज्य की जो सरकार है उसको जो है वो भंग कर देगा और ये कहेगा कि जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है राज्य की सरकार नहीं चल रही है, इस कारण से जो है हम अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने चर्चा की अनुच्छेद 356 के तहत और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया की। अब हम मित्रों बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी कौन कौन से हमें जो है प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। तो कह रहा है राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के बाद 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यानी मित्रों, जहां मैंने राष्ट्रीय आपातकाल में आपको बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा दिया जाए तो उस घोषणा को जो है हम अनुमोदन लेंगे कितने समय के अंदर, जो है 1 माह के अंदर अंदर हमें उसको संसद से अनुमोदन लेना होगा। लेकिन मित्रों, यहाँ पर जो है अलग ही बात की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन की अगर घोषणा हो जाए, यानी राष्ट्रपति घोषणा कर दे कि जो है हम उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो उस घोषणा को हमें अनुमोदन जब लेना होगा संसद से, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है उस घोषणा को हमें 2 माह के अंदर अंदर जो है अनुमोदन लेना होगा। यानी संसद को समय हमने दिया है कितना, 2 माह का, कि आप 2 माह के अंदर इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अनुमोदन कर दीजिए। यहाँ इसकी बात कही जा रही है और कह रहा है यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी हो जाए या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाए तो घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहेगा, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृति उसको दे दी हो। यानी फ्रेंड्स, वही परिस्थिति जो राष्ट्रीय आपातकाल में बनी थी उसी परिस्थिति की यहाँ बात की जा रही है कि मान लो ऐसी परिस्थिति में हमने राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया कि उस समय जो है लोकसभा जो है काम नहीं कर रही थी या लोकसभा जो है विघटित हो गई, तो उस परिस्थिति में उसको अनुमोदन लोकसभा से हम कैसे लेंगे, उसका तो हमें जो है कुछ प्रक्रिया बताइए। तो उसी की यहाँ प्रक्रिया बताई जा रही है कि ऐसी जब परिस्थिति बन जाए तो उस परिस्थिति में हम जो है नई लोकसभा जब हम गठित करेंगे तो नई लोकसभा के गठन के पश्चात हम जो है उसको 30 दिन का समय देंगे उस नई लोकसभा को कि भैया आप 30 दिन के अंदर अंदर जो है अब इस जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा है उसको आप अनुमोदन दे दीजिए। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बात की जा रही है कि ये जो परिस्थिति बनी उस परिस्थिति को जो है अलग से बात की जा रही है कि इस परिस्थिति में हमने जो है राज्यसभा को नहीं गिना, यानी राज्यसभा ने तो पहले ही उसको अनुमोदन दे दिया जाना चाहिए। यानी राज्यसभा को इस जो है प्रस्ताव जो आया, यानी जो घोषणा आई उसको जो है राज्यसभा ने पहले ही जो है उसको अनुमोदन दे दिया जाना चाहिए। आगे कहता है यदि दोनों सदन उसको स्वीकृति दे दें तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलेगा और उसको हम जो है अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, जब मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल बताया तो हमने बात की थी कि वहाँ पर भी अगर जो है राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जाएगा तो 6 माह के माध्यम से ही बढ़ाएगा, यानी 6 माह के माध्यम से ही हम राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाएंगे। लेकिन मित्रों, वहाँ पे जो है हम कितने भी समय के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ा सकते थे। यानी आप जो है चाहें तो 5 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए, यानी जब भी राष्ट्रीय आपातकाल बना रहेगा तब तक हम जो है उसको बढ़ा सकते थे। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि भैया आप जो है राष्ट्रपति शासन को केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही लगाए रख सकते हो। यानी 3 साल से ज़्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। यानी 3 साल के बाद तो आपको जो है उस राज्य के अंदर चुनाव कराने ही होंगे। यानी 3 साल तक तो आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए रख सकते हो और जो है 6 माह के माध्यम से, यानी 6 महीने करते करते हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी पहले 6 माह लगाएंगे, फिर जो है अनुमोदन देंगे संसद को, फिर 6 माह बढ़ा देंगे।
तो ऐसे करके हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक, या सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 साल तक उसको लगाए रख सकते हैं। आगे कह रहा है, यदि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति के शासन को जारी करने के प्रस्ताव को मंजूर किए बिना ही विघटित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसको हम 30 दिनों का समय देंगे और 30 दिनों के अंदर अंदर जो है उसको जो है उस बैठक यानी उसे जो अनुमोदन है उसको लागू करना होगा, परंतु इस अवधि में राज्यसभा इसे मंजूरी दे दिया जाना चाहिए। यानी फिर मित्रों बात कही जा रही है कि मान लो कि राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा या नहीं, उसको जो है 6 माह के बाद हम जो है दोबारा उसको अनुमोदन देंगे। तो मान लो फिर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि लोकसभा अगर उस समय विघटित हो जाए या लोकसभा उस समय काम नहीं कर रही हो, तो उस परिस्थिति से हम कैसे निपटेंगे। तो वही बात यहाँ वापस की जा रही है कि नई लोकसभा का जब जो है हम गठन करेंगे और नई लोकसभा के गठन के बाद, यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि लोकसभा मान लीजिए उस समय काम ही नहीं कर रही है या विघटित हो गई है, तो नई लोकसभा का गठन होगा। नई लोकसभा के गठन के पश्चात हम उस लोकसभा को जो है 30 दिन का समय देंगे। 30 दिन के समय देने के बाद जो है, यानी 30 दिन के समय देने के अंदर अंदर लोकसभा उसको अनुमोदन दे देगी। और वही बात यहाँ की जा रही है कि जो राज्यसभा ने तो उसको जो है पहले ही अनुमोदन दे दिया था, यानी राज्यसभा को उसको पहले ही पास कर दिया जाना चाहिए। यानी हम जो है इस अवधि में राज्यसभा को नहीं गिन रहे हैं, यानी राज्यसभा ने तो उसको पहले ही पास कर दिया है। आगे कह रहा है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति में मतदान का बहुमत। यानी मित्रों जहाँ पे हम राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता की, यानी विशेष बहुमत हम चाह रहे थे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल को अगर आपको बनाए रखना है तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। लेकिन मित्रों यहाँ पे जो है अलग बात की जा रही है कि आपको जो है राष्ट्रपति शासन को जो है अगर मंजूरी देनी है तो आप जो है सामान्य बहुमत उसमें जो है लागू कर सकते हो। यानी मित्रों जो पूर्ण बहुमत होता है, यानी मान लीजिए कि 100 सीटें हैं और 100 सीटों में जो है किसी को 51 सीटें प्राप्त हो जाती है तो उसको हम जो पूर्ण बहुमत कहते हैं। तो वही यहाँ बात की जा रही है कि जितने भी सदन में सदस्य हैं उनका जो है पूर्ण बहुमत हमें मिल जाना चाहिए। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रपति को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान जोड़ा। अतः इसमें प्रावधान किया कि हमने 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जाएगा जब निम्न 2 परिस्थितियां बन जाए। यानी मित्रों यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि जो है कुछ प्रतिबंध यहाँ लगाए जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने पे। क्या लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने लाया 1978 में और उसके माध्यम से जो है हमने जो राष्ट्रपति शासन पर कुछ प्रतिबंध लगाए। क्या प्रतिबंध लगाए, तो कह रहा है कि मान लीजिए पहली बार तो हमने 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लेकिन मित्रों आगे ये कहता है कि दूसरी बार आपको जो है राष्ट्रपति शासन अगर आप लगा रहे हो, यानी 1 वर्ष के बाद, यानी मान लो कि पहली बार आपने जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया 6 माह के लिए, दूसरी बार भी आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया 6 माह के लिए, लेकिन अब जो है आप तीसरी बार अगर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हो, यानी 1 साल तो हो गई, 1 साल के बाद आप राष्ट्रपति शासन अगर लगाना चाहते हो तो आपको भैया जो है 2 कारणों के बारे में जो है बताना होगा। यानी आप जो है 2 जो है उसके कारण बताने होंगे। कौन कौन से, तो कह रहा है कि पूरे भारत में या पूरे राज्य में या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है। यानी मित्रों उस समय जो है संसद ये कारण देगी कि जो है पूरे भारत में इस समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, इस कारण से हम जो है राष्ट्रपति शासन को जो है राष्ट्रपति शासन को हम जो है बनाए रखना चाहते हैं। यानी मित्रों राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है इस समय, इस कारण से हम जो है वर्तमान में जो है चुनाव नहीं करा सकते, इस कारण हम जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए रखना चाहते हैं। दूसरी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित है। यानी मित्रों अगर चुनाव आयोग भी यह कह दे कि हम जो है इस परिस्थिति में, यानी वर्तमान में हम इस राज्य में चुनाव नहीं करा सकते, कुछ कठिनाइयाँ हमें नज़र आ रही है, तो इन 2 परिस्थितियाँ ऐसी, यानी मित्रों आसान शब्दों में आप ऐसा समझिए कि अगर ये 2 परिस्थितियाँ ही बन जाए तब ही जो संसद होगी वो 1 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकती है। मित्रों आप जो है इस बात को आसानी से समझ लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि मान लो कि राष्ट्रपति शासन लगाया 6 माह के लिए लगाया, ठीक है, दोबारा 6 माह के लिए लगाया फिर भी ठीक है, लेकिन अब तीसरी बार आप 6 माह के लिए नहीं लगा सकते। यानी 1 साल तो आपने लगा दिया, अब आप 1 साल के बाद अगर लगाना चाहते हो तो आपको जो है कुछ कारणों का आप जो है पहले उत्तर दो और उस उत्तर देने के बाद ही आप जो है तीसरी बार 6 माह के लिए आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। और 2 कारण बता रहे हैं कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगा है
तो आप जो है इसका कारण का यानी इस बात का हवाला देकर कि आप जो है दोबारा 6 माह के लिए उसको बढ़ा सकते हो। तीसरा, आप जो है चुनाव आयोग अगर यह कह दे कि हम जो है वर्तमान में चुनाव नहीं करा सकते, तो भी आप जो है दोबारा से तीसरी बार 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। और मित्रों, अधिकतम से अधिकतम आप 3 साल तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए रख सकते हो। 3 साल के बाद तो भैया आपको चुनाव वहाँ कराने ही पड़ेंगे, कोई आपके पास फिर वहाँ पे विकल्प नहीं बचता। यानी अगर मान लो कि जो है केंद्र की सरकार अगर मान लीजिए अपनी मर्जी से जो है राष्ट्रपति शासन लगाना भी चाहे, तो जो है वहाँ फिर अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी 3 साल के बाद। आगे मित्रों कह रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा के द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यकता नहीं होती। यानी मित्रों ये कह रहा है कि मान लो हमने यानी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन को लगा तो दिया और घोषणा भी कर दी, लेकिन ये कह रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन को हम समाप्त कैसे करें, उसको हटाने की भी प्रक्रिया बताओ। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति आएगा और कहेगा कि हमने जो इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है, मैं आज इस राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की घोषणा करता हूं, और इस घोषणा से वहाँ पे फिर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। बस इतनी सी हटाने की प्रक्रिया है। फिर मित्रों, जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों की चर्चा की थी, उसी प्रकार से अब हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के भी क्या प्रभाव होंगे, उनसे क्या परिणाम निकलेंगे। तो कह रहा है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो राष्ट्रपति को कुछ असाधारण शक्तियां मिल जाती है। यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां वहाँ पे मिल जाती है। कौन कौन सी? तो कह रहा है, वह राज्य की सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लग जाए तो उस स्थिति में फिर जितनी भी राज्य की सरकार के पास जितनी भी वहाँ की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वो सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों को जो है वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। यानी मित्रों कह रहा है कि वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आगे कह रहा है कि वह घोषणा करता कि संसद अब राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। यानी राष्ट्रपति क्या कहेगा कि राष्ट्रपति ये कहेगा कि अब जो संसद भारत की है, उस संसद के पास ही उस राज्य की विधायिका की यानी कानून बनाने की जितनी भी शक्तियां हैं वो अब संसद के पास चली गई है। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा और राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से वहाँ प्रशासन करता है। यानी मित्रों, सरल शब्दों में आप ऐसे समझिए कि ये कहना चाह रहा है कि जिस राज्य के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में हमने लगा दिया, तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री है और वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है यानी वहाँ के जो मंत्री हैं, उन सबको वो भंग कर देगा। और आगे कहता है कि जो वहाँ का राज्यपाल है वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति के नाम पर वहाँ का प्रशासन करेगा। किसकी सहायता से? जो वहाँ का राज्य सचिव है यानी जो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी है, उसकी सहायता से वो वहाँ शासन करेगा, या फिर राष्ट्रपति जो है किसी को नियुक्त कर देगा और उस नियुक्त सलाहकार के माध्यम से वहाँ वह प्रशासन चलाएगा। आगे कह रहा है कि यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक और बजट को पारित करती है। यानी मित्रों कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होगा वो वहाँ की विधानसभा को जो है भंग कर देगा और संसद क्या करेगी कि जिस राज्य में हमने राष्ट्रपति शासन लगाया है उस राज्य का जो भी बजट होगा उस राज्य के बजट को जो है संसद ही अब पारित करेगी। आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि जब कोई राज्य विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो जाए या विघटित हो जाए, यानी बता रहा है कि किस प्रकार से जो है वहाँ की वहाँ की विधानसभा जो है विघटित हो जाए, तो कह रहा है संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे देगी। यानी फ्रेंड्स, अगर जिस राज्य में हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उस परिस्थिति में संसद जो है क्या करेगी कि कानून बनाने की शक्ति जो होगी वो या तो राष्ट्रपति को दे देगी या वहाँ पे किसी अधिकारी को नियुक्त करके उस अधिकारी को वहाँ पे कानून बनाने की शक्ति उस राज्य में दे देगी। आगे कह रहा है कि जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। यानी मित्रों, लोकसभा मान लो उसमें जो है चल नहीं रही है तो उसमें जो उस राज्य की जो संचित निधि है उसका प्रयोग कौन करेगा? तो उसका प्रयोग जो है उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो होगा वो वहाँ की जो संचित निधि है उसको प्रयोग करने के लिए जो है कुछ अधिकार भी दे सकता है। आगे मित्रों कह रहा है राष्ट्रपति संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून
राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा, अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मान लो कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, और यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया और उस राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है किसी भी जो है प्राधिकरण ने यानी किसी भी अधिकारी ने वहाँ पे कानून का निर्माण किया, तो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है जब समाप्त हो जाएगा तो उस समाप्त के यानी उस राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी वो कानून जो उस अधिकारी ने बनाया वो कानून जो है वहाँ पे लागू रहेगा, और वो जो है समाप्ति के बाद भी वो जो है कानून अप्रभावी नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने पर भी वो कानून जो है वहाँ पे लागू रहेगा। आगे फ्रेंड्स कहता है कि यहाँ बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती और वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर, शक्तियां और कार्य प्रभावी रहती है। यानी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये कहना चाह रहा है कि जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति जो है वहाँ पे जो है किसी जो है अधिकारी के माध्यम से राज्य में प्रशासन चलाता है या राज्यपाल के माध्यम से मुख्य सचिव की सहायता से प्रशासन चलाता है। तो कह रहा है कि सभी शक्तियाँ जो है जो राष्ट्रपति को जो मिल तो जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि जो वहाँ की जो न्यायालय की शक्तियाँ यानी उस राज्य में जो उच्च न्यायालय है और उस उच्च न्यायालय के पास जितनी भी शक्तियाँ यानी न्याय से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगी। मित्रों आप याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के पास तो शक्तियाँ ऐसे के ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि मित्रों वो तो न्यायपालिका है, उसका काम तो जो है न्यायिक समीक्षा करना है, तो उसके पास तो शक्तियाँ बनी ही रहनी चाहिए। तो उसी की बात यहाँ की जा रही है कि उच्च न्यायालय की स्थिति, स्तर, शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति शासन में जो है उस समय भी लागू रहती है। और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 356 का जो है कब कब प्रयोग हुआ, कहाँ कहाँ पे जो है हमने इसका प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं वर्ष 1950 से अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यानी मित्रों अब तक हमने जो है 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन का उपयोग कर लिया है, अर्थात हमने औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। आगे कह रहा है इनके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से लगाया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद 356 है, उस अनुच्छेद 356 का उपयोग सरकारें क्यों करती है? अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, अपने व्यक्तिगत कारणों से उनका उपयोग करती है। यानी संविधान के प्रावधानों के लिए तो बहुत ही कम उसका उपयोग किया है मित्रों। सबसे ज़्यादा तो राज्य सरकारों ने सबसे ज़्यादा जो केंद्र की सरकार है उसने मनमानी अपनी करने के लिए राष्ट्रपति शासन जो है उक्त राज्यों में लगाया है। और आगे कहता है कि सबसे पहले हमने राष्ट्रपति शासन लगाया था पंजाब में 1951 में। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 या 2 बार जो है हमने राष्ट्रपति शासन का उपयोग कर लिया है। यानी मित्रों आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन हमने कहाँ लगाया, तो आप याद रखिएगा कि हमने जो है 1951 में पंजाब में लगाया था, और पंजाब जो राज्य था उस समय उसको जो है पेप्सू राज्य भी कहते थे। तो याद रखिएगा पंजाब या पेप्सू दोनों एक ही है। तो आपको अगर आ जाए प्रश्न में कि जो है राष्ट्रपति शासन का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ और उसमें ऑप्शन हो पंजाब यानी उसमें ऑप्शन पंजाब न हो या फिर पेप्सू राज्य हो, तो पेप्सू राज्य भी उसमें सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स ये था अपना राष्ट्रपति शासन के बारे में आज का लेक्चर। और फ्रेंड्स अब हम चर्चा करेंगे कि क्या मान लीजिए कि क्या राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लगाया गया है, तो क्या न्यायालय उसकी जांच भी कर सकता है कि जो है राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लगाया है तो क्या वो सही आधार पर लगाया है या अपनी मनमानी जो है करने के लिए लगाया गया है। तो इन सभी की कारणों की जांच क्या न्यायालय जो है भारत में कर सकता है या नहीं कर सकता। जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की जो है न्यायालय जांच कर सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या हठधर्मिता के आधार पर लगाया है या मनमानी करने के लिए लगाया है, तो उन सभी की जिस प्रकार से न्यायालय जांच कर सकता है उसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन की भी न्यायालय जांच कर सकता है। तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि सन 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान कर दिया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा कि इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने इस प्रावधान को समाप्त करके राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा योग्य कर दी है। यानी फ्रेंड्स पहले क्या था कि राष्ट्रपति शासन अगर मान लो कि लगा दिया जाता था तो उसकी न्यायालय जो है जांच नहीं कर सकता था। यानी न्यायालय इस बात की जो है जांच नहीं कर सकता था कि राष्ट्रपति शासन सही लगाया गया या गलत। लेकिन जो है
फिर जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 हमने लाया और हमने जो इस प्रावधान को हटा दिया कि जो है अब राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन लगाएगा उसकी जो है जांच न्यायालय कर सकता है। यानी वर्तमान में अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो अगर न्यायपालिका को ये लगे कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया है वो अपनी मनमानी करने के लिए लगाया है तो मित्रों वो राष्ट्रपति शासन को जो है गलत जो है साबित कर सकता है और उस राज्य में जो सरकार है उस राज्य की सरकार को जो है पुनः वहाँ पे जो है अपनी सरकार बनाने के लिए, यानी उससे पहले राष्ट्रपति शासन से पहले जो सरकार वहाँ पे काम कर रही थी वो सरकार पुनः जो वहाँ पे जो है लागू की जा सकती है, यानी उस सरकार को पुनः वहाँ पे बहाल किया जा सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम चर्चा करेंगे तो एक मामला आया SR बोम्मई मामला 1994 में। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 356 के बारे में इस मामले में जो है कुछ निर्णय दिए थे, यानी SR बोम्मई मामला 1994 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कुछ निर्णय भी दिए। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन को लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। यानी मित्रों अभी मैंने आपसे जो चर्चा की कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा की जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकता है या नहीं, तो SR बोम्मई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कह दिया कि हाँ राष्ट्रपति शासन की जो है हम जो है न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। आगे मित्रों कह रहा है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय के द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि यह अतार्किक और अन्यथा आधार पर आधारित है, यानी दुर्भावना या तर्क के विरुद्ध पाया जाए। यानी मित्रों जो मैंने आपसे चर्चा की कि अगर मान लो कि न्यायपालिका को ये लग जाए कि राष्ट्रपति शासन जो है अपनी मनमानी करने के लिए जो उक्त राज्य में लगाया गया है तो न्यायपालिका फिर क्या करेगी कि उस राष्ट्रपति शासन को जो है गलत साबित करके वहाँ की जो सरकार है उसको वहाँ पे पुनः बहाल कर देगी। और आगे कह रहा है केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कारणों को प्रस्तुत करे। यानी फिर मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति ने किसी राज्य में लगा तो दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया है वो तो केंद्र की सिफारिश पर ही लगाया है, तो केंद्र की जो सरकार है वही उसका कारण देगी कि हाँ हमने जो है राष्ट्रपति को जो है सही कारण बताया था और उसी आधार पर जो है राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो जो कारण देना होगा वो राष्ट्रपति को नहीं देना होगा। मित्रों ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति उस समय कारण नहीं देगा कि हाँ मैंने जो है राष्ट्रपति ने जो है, यानी राष्ट्रपति उस समय कारण नहीं देगा, कारण देना होगा तो केंद्र को सरकार को उस समय कारण देना होगा। आगे कह रहा है यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक या अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित करने को जो है बहाल करने का अधिकार। यानी मित्रों मैंने अभी आपसे पहले चर्चा कर ली कि अगर राष्ट्रपति जो है उसे जो है असंवैधानिक यानी अवैध पाए राष्ट्रपति शासन को तो वहाँ की सरकार को वह पुनः बहाल कर देगा। और आगे कह रहे हैं राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जाएगा जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाए। यानी मित्रों यहाँ बात की जा रही है कि वहाँ की जो राज्य की विधानसभा है उसको हम तब भी विघटित करेंगे जब जो वहाँ की संसद है वो अनुमति दे दे, यानी राष्ट्रपति की घोषणा को वो संसद वहाँ की अनुमति जब दे देगी तब ही हम वहाँ की जो विधानसभा है उसको हम विघटित कर देंगे। और आगे फ्रेंड्स बात कही जा रही है कि जब तक ऐसी कोई घोषणा को मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक हम राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यानी जब तक कोई घोषणा को मंजूरी नहीं मिलेगी तो राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित करेगा, ओनली निलंबित करेगा मित्रों, भंग नहीं करेगा। निलंबित और भंग में बहुत अंतर है। निलंबित में तो यानी कुछ समय के लिए जो वहाँ की विधानसभा है वो काम नहीं करेगी, लेकिन भंग में तो वहाँ की जो है विधानसभा और वहाँ की जो सरकार है वो सब जो है समाप्त हो जाती है। और फ्रेंड्स अब हम बात करें तो आगे कहता है कि अनुच्छेद 356 अधीन के अधीन शक्तियाँ विशिष्ट शक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में यदा ही करना चाहिए। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अनुच्छेद 356 में जो हमने शक्तियाँ डाली कि राष्ट्रपति शासन लगाने की, उसका जो है भैया आपको जो है किसी विशेष परिस्थिति में आप उसको उपयोग करो। आप जो है अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या अपनी मनमानी करने के लिए आप उसका उपयोग जो है मत करो। और मित्रों आपको एक बात बता दूँ, संविधान का जो है सबसे जो विवादास्पद जो अनुच्छेद है भाई 356 ही है। यानी बार बार सरकारें जो है अपने मनमानी करने के लिए और अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति शासन का जो है उपयोग करती है। और आगे मित्रों कह रहा है उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामलों के संबंध के बारे में, यानी कह रहा है कि सरकारी आयोग की केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित अपनी रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय का बोम्मई मामला में और वे परिस्थितियां उल्लिखित हैं जहां 356 का उचित व अनुचित रूप से प्रयोग किया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में उचित होगा। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होगी कि उस परिस्थिति में आप ये कह सकते हो हाँ कि जो है जिस राज्य में हमने राष्ट्रपति शासन लगाया वो सही है, और कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें आप ऐसा कर सकते हो कि राष्ट्रपति शासन की जो परिस्थितियाँ हैं वो गलत है, यानी राष्ट्रपति शासन जो है जो गलत तरीके से वहाँ पे लगाया गया है। तो
पहली सही परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि उचित परिस्थिति की हम बात करेंगे तो कह रहा है जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो शंकु विधानसभा वहाँ बन जाए। यानी मित्रों मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, तो उस स्थिति में जो है आप भैया वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओगे तो जो है आप जो है वहाँ पे फिर उस राष्ट्रपति शासन को जो है सही बता सकते हो। यानी वो जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो जो है सही कारण के आधार पर लगाया गया है। आगे कह रहा है जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार करे, यानी मित्रों जो है किसी दल को बहुमत में मिल गया उस राज्य में लेकिन फिर भी उसने सरकार बनाने से मना कर दिया, तो फिर उस परिस्थिति में भी आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। या फिर राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो। आगे कह रहा है जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, यानी अगर वहाँ की मंत्रिपरिषद जो है वो त्यागपत्र दे दे और अन्य कोई भी दल जो है वो सरकार न बनाए, तो उस परिस्थिति में भी आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। और फ्रेंड्स आगे बात की जाती है कि यदि राज्य की सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, यानी मित्रों जो केंद्र सरकार ने निर्देश दिया और उस निर्देश को मानने से उस राज्य की सरकार ने मना कर दिया, तो आप भैया वहाँ जो अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। तो उस परिस्थिति में भी आपका राष्ट्रपति शासन जो आपने लगाया वो जो है सही कारण होगा। आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि भौतिक विखंडन जहां सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे, तो जो राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर दे, तो उस परिस्थिति में भी आप राष्ट्रपति शासन को सही बता सकते हो। और मित्रों आगे बात की जाती है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि उस परिस्थिति में आप जो है राष्ट्रपति शासन को गलत बताओगे, यानी आपने जो राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लगाया है वो जो है आपने यानी मनमानी और अपनी जो है राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगाया है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं? तो पहली परिस्थिति की यहाँ चर्चा की जा रही है कि जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित कर दे। यानी मित्रों मान लीजिए कि किसी राज्य की सरकार ने जो है त्यागपत्र दे दिया और जो है बहुमत के कारण या फिर बहुमत नहीं मिला उस सरकार को, यानी बहुमत खींच लिया गया और उसके कारण वहाँ पे जो है उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। और उस परिस्थिति में भी राज्यपाल ने क्या किया कि जो है ये नहीं देखा कि कोई और भी जो दल है जिसके पास बहुमत है और वो सरकार बना सकती है, यानी ये नहीं देखा और फिर भी उसने जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दिया। तो वो जो भैया आपने काम किया वो आपने गलत किया है और आपका जो राष्ट्रपति शासन है वो आपने गलत तरीके से लगाया है। आगे कह रहा है कि जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले और मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, यानी मित्रों किसी वहाँ की जो यानी किसी भी राज्य की जो सरकार है वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है उसने जो है बिना बहुमत का सिद्ध किए बिना ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो भी आपने जो है भैया यहाँ पे राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया है। आगे कह रहा है कि जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनाव में भारी हार का सामना करे, यानी 1970 और 1980 में जैसा हुआ, यानी मित्रों जब भी विधानसभा में बहुमत प्राप्त वाले जो दल हैं वो लोकसभा में जो है आम चुनाव को जो है हार जाए, तब भी आपने अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो वो भी गलत है। आंतरिक गड़बड़ी जिसमें कोई आंतरिक अच्छेदन या भौतिक गड़बड़ी ना हो, यानी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया तो वो गलत है। जहाँ राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी न दी गई हो और फिर भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो वो भी गलत है। और इसके अलावा जहाँ सत्ताधारी दल के अंदर की परेशानियों के सुलझाने के लिए किसी के बाह्य और असंगत उद्देश्यों के लिए शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया जाए। तो मित्रों यानी कि कह रहा है कि सत्ताधारी दल के अंदर कोई परेशानी थी और उस परेशानी को सुलझाने के लिए और किसी भी बाह्य और असंगत उद्देश्य को जो है शक्ति का प्रयोग करने के लिए संविधान के विरुद्ध जो है हमने ऐसा काम किया है कि हमने उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो वो राष्ट्रपति शासन आपने लगाया वो गलत तरीके से लगाया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि राष्ट्रपति शासन के बारे में था और कंप्लीट राष्ट्रपति शासन मैंने आपको आज करवा दिया। आशा करता हूँ कि आपको राष्ट्रपति शासन जो है अपने अच्छी तरह से समझा होगा और जो है अगर आपने जो है अच्छी तरह से समझा है और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फ्रेंड्स अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो हम चर्चा करेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में, यानी जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत, उसकी हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज जो है हम लेक्चर को यहीं स्टॉप रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में और यानी अगले लेक्चर में हम मिलेंगे वित्तीय आपातकाल की चर्चा के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।